हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण कुछ अलग है और चर्चा का कारण यह है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र यानी उत्तरी बंगाल को अलग करके पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर में शामिल कर दिया जाए। ये पूरी परिचर्चा क्या है, ये पूरा मुद्दा क्यों उठा, कैसे उठा, इसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इस संदर्भ में आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को भी समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी की जो पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने बुधवार को स्पष्ट तौर पे कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से को पूर्वोत्तर में शामिल करने का आग्रह किया है, क्योंकि उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर के बीच में काफी ज्यादा समानताएं हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया को अलगाववादी करार दिया है। साथ ही यहां पे एक बयान में जो मजूमदार, ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उन्हें उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच समानताओं पर प्रकाश डालते हुए एक प्रेजेंटेशन सौंपा। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल के एक हिस्से यानी उत्तरी बंगाल को पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, यहां उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री उचित समय पर इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। यानी अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, अभी तक केवल यह प्रस्ताव सौंपा गया है कि इस तरीके के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि जब सही समय होगा तो हो सकता है प्रधानमंत्री इस पे अपना फैसला लें। अगर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर के साथ शामिल कर दिया जाता है तो इससे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा उत्तरी बंगाल को और इससे वहां अधिक विकास होगा। ध्यान रखिएगा, उत्तरी बंगाल हमेशा पश्चिम बंगाल के ऊपर बेसिकली इस तरीके का आरोप लगता रहा है कि जो योजनाएं हैं और जो फंड्स हैं उनका सही हस्तांतरण उत्तरी बंगाल को नहीं हो पाता। तो इन्होंने ये कहा है कि यदि ये पूर्वोत्तर का हिस्सा बनेंगे तो यहां पे बेहतर जो अनुदान होगा उसका लाभ हम उत्तरी बंगाल के डेवलपमेंट पे खर्च कर पाएंगे। तो एक ये एंगल है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे राज्य सरकार पर कोई आपत्ति होगी और वो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सहयोग करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सत्तारूढ़ दल ने इस तरीके की परिघटना को गलत करार दिया है, अलगाववादी करार दिया है और साथ तौर पे उत्तर बंगाल में भाजपा, यदि हम उत्तर बंगाल की एक राजनीतिक उसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, उत्तर बंगाल में भाजपा यानी बीजेपी एक प्रमुख राजनीतिक ताकत है। लोकसभा चुनाव में उत्तरी बंगाल में इसने 7 सीटों में से 5 सीटें जीती हैं, वहीं 2019 में 7 में से 6 सीटें जीती। यहां पे बीजेपी का जो आधार है वो काफी प्रबल है। इसके प्रत्युत्तर में प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद हैं सुखेंदु शेखर, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये एक केंद्रीय मंत्री की ओर से एक अलगाववादी कदम है, संविधान के तहत पद की शपथ का उल्लंघन किया है। उत्तर बंगाल पश्चिमी बंगाल का अभिन्न हिस्सा है और यहां तक कि प्रधानमंत्री के पास भी ऐसी असंवैधानिक और अवैध मांगों को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। यह पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की पार्टी की एक नापाक साजिश है, क्योंकि 2011 के बाद से हुए सभी चुनाव में उसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। यानी एक मुद्दा पॉलिटिकल भी हो गया। हम उस पॉलिटिकल बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि आखिर कैसे संसद को यह शक्ति प्राप्त है भारत के संदर्भ में। यदि आपने आर्टिकल 3 की बात पढ़ी होगी तो दोस्तों, भारत में राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है और आर्टिकल 4 तो यह कहता है कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव या कोई भी कार्य आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि संसद सामान्य बहुमत के द्वारा ऐसा कर सकती है। इसीलिए भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि संसद ही पावरफुल है और संसद के पास सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, वो किसी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र का हिस्सा शामिल कर सकती है या किसी क्षेत्र से कोई हिस्सा निकाल के किसी दूसरे क्षेत्र में शामिल कर सकती है। इसकी एक पूरी प्रोसेस है। यदि हम प्रोसेस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जा सकता है। राष्ट्रपति फिर उस संबंधित विधानसभा जो प्रभावित होने वाली है इस तरीके के निर्णय से, उस संबंधित विधानसभा के पास एक निश्चित समय सीमा में जवाब देने के लिए इस आवेदन को भेजते हैं। अब वो विधानसभा हां कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी विधानसभा की स्वीकृति बाध्यकारी नहीं होती है संसद पे। ये एक फॉर्मेलिटी होती है कि पूछा जाता है, मान लीजिए यदि विधानसभा ना भी कर देती है तो भी संसद के पास ये पावर है कि संसद सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आर्टिकल 3 के तहत किसी भी क्षेत्र की सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। अब देखना यह होगा कि इस पे प्रधानमंत्री जी क्या विचार करते हैं और फाइनली कैसे ये मुद्दा सोल्व होता है। ध्यान रखिएगा, संसद इस पे प्रस्ताव पारित करेगी नहीं करेगी वो दूर की बात है, लेकिन ऐसा विचार फिर से चर्चा में आया है उत्तरी बंगाल को अलग करके पूर्वोत्तर में शामिल करने का। ये कोई नई बात नहीं है, 2021 में भी इस तरीके का विचार आया था जब उत्तरी बंगाल को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश या अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा होता है तो यह पश्चिम बंगाल का तीसरी बार विभाजन होगा। पश्चिम बंगाल का पहला विभाजन 1905 में हुआ धर्म के आधार पर, जैसा कि हमने देखा था अंग्रेजों की जो साजिश थी उसके तहत, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद 1947 में भी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो दोनों, जब पाकिस्तान अलग हुआ, भारत का विभाजन हुआ, उस समय भी पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ था। और अगर ऐसा होता है अभी तीसरी बार, यदि उत्तरी बंगाल को यदि पूर्वोत्तर या फिर अलग राज्य बनाने की बात की जाती है तो यह पश्चिम बंगाल का तीसरा विभाजन होगा। यहां पे यदि संवैधानिक अधिकार की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया संसद के पास यह पावर है कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन यह तो आने वाला वक्त समय ही बताएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत हो रही है कल, यानी 27 जुलाई से। अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं, तो अगर एडमिशन लेना है, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आप इस प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको 27,999 में मिल जाएगा। यदि आप 2025 में प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, आपकी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। 2.5 साल की वैलिडिटी है, 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए, एडमिशन लीजिए और कल से क्लासेस शुरू कीजिए। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।